नमस्कार, मैं हूं अश्विनी और करती हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत पीरियड पहेली या सहेली में। आज है वर्ल्ड एस्थमा डे। एस्थमा एक ब्रीदिंग से रिलेटेड या फिर सांस लेने से संबंधित एक कंडीशन है जिस व्यक्ति को एस्थमा होता है उन्हें कुछ कंडीशंस में या कुछ सिचुएशंस में एक एस्थमा अटैक जैसा आता है या एस्थमा अटैक ही आता है। जैसे कि अचानक से धूल के संपर्क में आना, स्ट्रेस या एंग्जाइटी होना, या फिर कोई फिजिकल मतलब जैसे बहुत ही फिजिकल स्ट्रेनर्स किसी तरह की कोई एक्टिविटी करना। ऐसा करने से उनकी जो सांस नली है या फिर जो एयरवेज होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और वो जो ओपन जो जगह होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन इंटेक कम होता है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। कुछ इस एस्थमा होने के कई कारण हैं। कुछ लोगों को जेनेटिक होता है, अगर माता पिता दोनों को ही एस्थमा है तो बच्चे को एस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर व्यक्ति कंटिन्यूस इस तरह के माहौल में रहता है जहाँ पे धूल से उनका संपर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी उन्हें एस्थमा हो सकता है। और ऐसे कई और कारण हैं एस्थमा होने के। क्या एस्थमा पीरियड्स पे असर कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि पीरियड्स के दौरान या फिर एक औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस आते हैं अलग अलग, और हर फेज में हार्मोन्स चेंज होते हैं। कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं, कुछ हार्मोन्स घटते हैं, कुछ नए हार्मोन्स जन्म लेते हैं और उन सभी के चलते एस्थमा उनका बढ़ सकता है, एस्थमा कम हो सकता है। कभी कभी उनके एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो अचानक से बढ़ सकते हैं। कभी के कुछ स्टेजेस में एस्थमा के सिम्टम्स कम भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल इसके अंदर उनका मेडिकेशन प्ले करता है। खास तौर पर अगर वो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स अगर ले रहे हैं तो खास तौर पर अगर वो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स अगर ले रहे हैं तो उनका हार्मोन्स पर असर हो सकता है और फिर वो आपकी साइकिल को बिगाड़ सकते हैं, हार्मोनल साइकिल को बिगाड़ सकते हैं, जो इन टर्न आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी बिगाड़ सकते हैं। तो आपको आमतौर पर डिलेड पीरियड्स आप महसूस एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आपको हो सकते हैं। उसके अलावा जब ब्लीडिंग होगी तब बहुत कम ब्लीडिंग होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एस्थमा की वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी असर हो सकता है। पेरीमेंस्ट्रुअल एस्थमा। पेरीमेंस्ट्रुअल एस्थमा एक कंडीशन होती है जो आमतौर पर जो मेंस्ट्रुएटर्स हैं जिनको ऑलरेडी एस्थमा होता है तो पीरियड्स के जस्ट कुछ दिन पहले एक 5 से 7 दिन पहले से उनके एस्थमा के सिम्टम्स कई गुना बढ़ जाते हैं। तो उन्हें एस्थमा के अटैक्स ज़्यादा आ सकते हैं। उस दौरान में उनकी जो भी कंडीशंस हैं वो बिगड़ सकती हैं और पीएमएस उन्हें हो सकता है या फिर पीएमडीडी तक हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आमतौर पर सभी को होता है, लेकिन हाँ, अगर आपको एस्थमा है और आप एक मेंस्ट्रुएटर हैं तो ये होने की या फिर पीएमए जिसको हम पेरीमेंस्ट्रुअल एस्थमा कहते हैं वो होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको एस्थमा है और आप मेंस्ट्रुएटर हैं तो आपको ज़िंदगी भर तकलीफ में ही गुजारनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको हम कोई एस्थमा के मेडिकेशंस के साथ इन कंडीशंस को, इन सिम्टम्स को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोगों को हार्मोनल थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है। होम्योपैथी और आयुर्वेद में इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज हैं जिसके चलते आप पीएमए को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। क्या एस्थमा होने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी पर असर हो सकता है? तो इसका जवाब मैं पूरी तरह से हाँ नहीं कहूँगी। तो जो एस्थमा से ग्रस्त हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी पूरी कंटिन्यू कर सकें इसमें उन्हें दिक्कत आ सकती है अगर वो एस्थमा को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप एक मेंस्ट्रुएटर हैं
और आप माँ बनना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि प्रेग्नेंट होने से पहले या फैमिली प्लान करने से पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लें और उन्हें अपनी पूरी अस्थमा की हिस्ट्री अच्छी तरह से बता दें, ताकि कंसेप्शन के दौरान और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत अस्थमा की वजह से आपकी प्रेगनेंसी पर ना हो। क्या अस्थमा ठीक हो सकता है? तो इसका जवाब ऑनेस्टली मेरे पास नहीं है। मैंने इस तरह की कोई स्टडीज मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ जिसमें इस तरह का कोई ठोस जवाब है कि अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत 2 या 3 केसेस देखे हैं जिनको मिराक्युलसली अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम ठोस तौर पर कह सकूं कि हाँ अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन अस्थमा बहुत ही अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं, और वो मैनेज करने के बस 4 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला पॉइंट है कि आपके डॉक्टर आपको जो भी मेडिकेशंस या इनहेलर दे रहे हैं वो आप रेगुलर बेसिस पर लें, और जिन डोसेस में आपको बताया गया है उन्हीं डोसेस में लें, और वो लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से उनके साइड इफेक्ट्स अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा है कि आप योगा कर सकते हैं। तो योगा आप अपनी मर्जी से ना करके किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही योगा करें, क्योंकि कुछ कुछ आसन हैं जो बहुत ही स्ट्रेनस होते हैं। लेकिन अगर आप हल्के योगासन शुरुआत में कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने अस्थमा को मैनेज करते हुए अगर आप योगा की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं एक एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर, तो यस, आपका अस्थमा बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप प्राणायाम कर सकते हैं। अब प्राणायाम में भी इंटेंसिटी होती है। कुछ प्राणायाम में आप बहुत हल्की सांसें लेते हैं, कुछ प्राणायाम में आप बहुत जोर से सांसें लेते हैं। तो आई वुड वंस अगेन स्ट्रांगली रेकमेंड कि शुरुआत में आप एक एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर हल्की इंटेंसिटी वाले ही प्राणायाम करें, और धीरे धीरे वो इंटेंसिटी उनके गाइडेंस में ही उनको बढ़ाएं। आप अस्थमा को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और चौथा है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बाकी और चीज़ें करें या ना करें, मैं मेडिकेशन के लिए ना नहीं कह रही, पर योगा और प्राणायाम अगर आप ना भी करें, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके चलते आप अपने अस्थमा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये थे मेरी तरफ से ऐसे कुछ 4 सुझाव जिसके चलते मेरी जो मेंस्ट्रुएटर सहेलियां हैं वो अपने अस्थमा को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं, अब एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपके मन में कोई सुझाव है या आप कोई और बात के बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या अपने सुझाव ज़रूर डालें। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का, आपके सुझावों का जवाब आपको दूंगी। धन्यवाद।